नमस्कार दोस्तों, हरिकुन एस्ट्रो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों का कमेंट आया और कुछ लोगों ने फ़ोन के द्वारा दिए गए नंबर पे संपर्क भी किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को देखा, सराहा और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नई कुंडली और नई पत्रिका को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये 32 साल के एक युवक की कुंडली है। नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो किसी भी चीज़ को सार्वजनिक करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो ये कुंडली को अगर आप गौर से देखें, और मेरा मकसद इसको बना करके पैसे कमाना नहीं है। मेरा मकसद है कि आप ये जो ज्योतिष का ज्ञान है, इसको दिस इज़ नॉट ए आर्ट, दिस इज़ प्योरली अ साइंस। आप ये विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने इसको अपने तपोबल से पाया है, और आज हमारे पास वो ज्ञान होते हुए भी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको अगर ये समझ में आ जाए कि ये जो समय है, ये पर्टिकुलर ये 1 साल का या 6 महीने का समय है, ये किसी तरह आप अपने शांत स्वभाव से या किसी भी तरह से शांति से इसको निकाल लें, फिर आपका सूरज चमकेगा और अच्छे दिन आपके भी आएंगे। आपका भी गोल्डन पीरियड अभी आना बाकी है। तो ये चीज़, ये एहसास आपको ज़िंदगी आगे जीने में और अच्छा धर्म के रास्ते पे चलने में आपको मदद करता है। हमारा मकसद यही है कि आप इन चीज़ों को देखें, परखें अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें। और ये जो कुंडली है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पहला घर होता है, जहाँ पे आज पिछली कुंडली में आपने देखा होगा, यहाँ इस कुंडली में जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, ये पहला घर है। इस पहले घर में शुक्र बैठे हुए हैं। अब आप ये समझें कि ग्रह टोटल 9 हैं। देवताओं और राक्षस आप कह सकते हैं, या फिर शुभ ग्रह कह सकते हैं और पाप ग्रह कह सकते हैं। तो शुभ ग्रह में बृहस्पति सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह में आते हैं, शुक्र आते हैं, बुध आते हैं, चंद्रमा भी आते हैं। लेकिन चंद्रमा आप ऐसे हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं कि अंधेरे का चंद्रमा और उजाले का चंद्रमा, जब मतलब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा। तो शुक्ल पक्ष के जो चंद्रमा होते हैं, अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष से लेकर अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष तक जो चंद्रमा होते हैं वो शुभ होते हैं। तो और जो पाप ग्रह आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पाप ग्रह राहु हैं, केतु हैं, शनि हैं, और मंगल और सूर्य जो हैं उनको क्रूर ग्रह कहा जाता है। और क्रूर होने के कारण पाप ग्रह में भी कुछ ज्योतिष उन्हें मान लेते हैं। तो आप समझिए कि आपका जो लग्न है, पहला घर जो है, जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं 10 नंबर लिखा हुआ है, ये घर जो है वो शनि का है। अब शनि के मित्र कौन कौन है? शुक्र हैं, बुध हैं, राहु हैं, केतु हैं। तो आप देखिए, शनि भगवान ने त्रिकोण, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा होता है, ये 3 सबसे शुभ ग्रह होते हैं। वैसे केंद्र जो है वो भी शुभ ग्रह में माना जाता है, लेकिन सर्वाधिक शुभ ग्रह जो शुभ घर जो होता है वो 10 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वो है। और सबसे त्रिक भाव जिसको कहते हैं, या खराब घर आप कह सकते हैं, वो है 3 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। इसको खराब भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि 3 नंबर जो है वो रोग, रिपु, ऋण का है। तो मान लीजिए इसमें अगर आपके फेवरेबल ग्रह बैठ जाएं तो रोग आपको नहीं होगा, दुश्मन आपके होंगे ज्ञात और अज्ञात, तो वो उनका समन हो जाएगा। ऋण, तो दुनिया में आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जो बिना लोन लिए कोई नया मुकाम हासिल किया हो। तो अगर उसमें अच्छे ग्रह बैठ जाएं तो वो फिर आपको अच्छा फल देने लगते हैं। और अगर उसमें ख़राब ग्रह बैठ जाएं तो ज़िंदगी भर वो इंसान छोटी मोटी बीमारियों से परेशान रहता है, दुश्मन उसका कोई काम होने नहीं देते, और ऋण जो है वो उन पे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो आप समझे कि इस कुंडली में
10 नंबर जो है वो शनि का है, तो शनि अपने आप इस कुंडली में अच्छे हो गए, लग्न के स्वामी हो गए। अब उनका पोजीशन देखना है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो आप देखिए शनि जो बैठे हुए हैं वो पराक्रम के भाव में 12 नंबर में बैठे हुए हैं। पराक्रम का भाव जो है वो आपको मेहनती बनाता है, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो और शनि की दृष्टि कितनी होती हैं, जैसे मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ वहाँ से मैं किस किस चीज़ों को देख पा रहा हूँ। तो ग्रह भी जैसे भी जहाँ पे बैठते हैं तो उनकी लाइट जो है या कहें दृष्टि जो है वो कहाँ का पड़ता है, सबका अलग अलग है। जैसे शनि का तीसरे घर पे, 7वें घर पे और 10वें घर पे उनकी दृष्टि पड़ती है। तो आप काउंट करें, 12 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ से तीसरा घर कौन सा होगा, तो आपको घर उसी से काउंट करना है जिसमें वो बैठे हुए हैं। तो 12 हो गया पहला घर, और 1 हो गया दूसरा घर, और 2 हो गया तीसरा घर। तो वो देख रहे हैं तीसरे घर पे। तो शनि जहाँ भी देखते हैं उसका थोड़ा सा उस चीज़ को डिले करा देते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर पे देख रहे हैं, तो 2 नंबर किस चीज़ का है, एजुकेशन का है और बच्चों का है, आपके बच्चे कैसे होंगे। तो बच्चे अब शनि देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली जो पढ़ाई होगी वो भी डिले हो सकती है या रुक रुक के भी हो सकती है। और तो ये एक पर्टिकुलर फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप हर कुंडली पे लागू मत करने लगिएगा। अब आप पूरे वीडियो को पूरा देखें और जो मैं कहना चाहता हूँ उस चीज़ तक पहुँचे और उस चीज़ को समझें। जैसे मैंने बोला कि बच्चे जो होंगे वो डिले हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप देखें कि उस 2 नंबर पे चंद्रमा भी बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा भी अपना प्रभाव देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके फिर कोई फलादेश किया जाता है। तो ये मेरा माध्यम है कि मेरा मानना है कि आप इसको देखें, सीखें और समझें। तो शनि की दृष्टि पंचम में पड़ रही है। पंचम हो गया 2 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिले करा सकते हैं। दूसरा जो है वो भाग्य भाव पे जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, 7वीं, आप काउंट कीजिए 12 से जो 6 नंबर लिखा हुआ है वो 7वां घर होगा, वो भाग्य भाव है। तो भाग्य जो है वो 36 साल के बाद खुलेगा, या भाग्य जो आपका फेवरेबल टाइम आएगा वो 36 साल के बाद आएगा। लेकिन आप एक चीज़ गौर करें कि शनि के साथ वहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं और वो मित्र राशि में बैठे हुए हैं। 12 नंबर जो होता है वो बृहस्पति का होता है, उसमें मंगल बैठे हुए हैं। और बृहस्पति और मंगल जो हैं वो देवताओं के सेनापति जो हैं वो मंगल हैं, और जो उनके गुरु हैं वो बृहस्पति हैं। तो दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और शनि और गुरु में समानता, न्यूट्रल हैं दोनों, ना अच्छा करेंगे ना खराब करेंगे। अब यहाँ पे बुध भी बैठे हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी ग्रह हैं सब अपने मित्र राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं, अपने उच्च राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो जब उच्च के हो जाएंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे, और जब नीच के हो जाएंगे तो हर किसी ग्रह का सिर्फ एक राहु केतु में थोड़ा सा मतभेद है कि वो किस घर में उच्च के होते हैं और किस घर में नीच के होते हैं। नहीं तो बाकी के जितने भी 7 ग्रह हैं वो हर एक पर्टिकुलर घर में, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, शनि जो है वो जो 7 नंबर लिखा हुआ है वो शुक्र की राशि है, वहाँ पे बैठ जाएं आपकी कुंडली में तो वो उच्च के हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। वैसे ही लोगों को कहा जाता है कि आप नीलम धारण कीजिए। फिर 1 नंबर में सूर्य जो हैं वो उच्च के हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो मंगल की राशि है, मंगल सेनापति हैं और सूर्य राजा हैं। तो इसी तरह सारे ग्रह किसी एक घर में उच्च के हो जाते हैं। तो बुध जो है यहाँ पे 12 नंबर में वो नीच के हो जाते हैं, ठीक है। अब इनका जो मेन प्रश्न था कि इनकी शादी कब होगी, तो देखिए ये कब होगी जैसे ही आ जाता है वैसे ही आपको देखना पड़ेगा दशा और अंतर्दशा। अब दशा अंतर्दशा क्या है, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे मैथ्स का क्लास होगा, फिर उसके बाद साइंस का क्लास होगा, फिर उसके बाद फिर मैथ्स का क्लास होगा। तो इस तरह महादशा का भी एक टाइम होता है। अब ये टाइम कैसे डिसाइड होता है, इसीलिए आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा जाता है कि उस समय देखा जा सके कि पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदित है। जैसे इस कुंडली में आप देखिएगा जब इनका जन्म हुआ तो उस समय
जो कुंडली में आप मकर राशि जो है वो पूर्व दिशा में उदित थी, उसके हिसाब से इनकी कुंडली बन गई। तो इनकी महादशा भी वैसे ही काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग आप ऐसे कर सकते हो, एक सर्कल है जिसमें आप मान सकते हैं कि केतु की महादशा आएगी, उसके बाद फिर आपकी शुक्र की महादशा आएगी, उसके बाद फिर आपकी सूर्य की महादशा आएगी, उसके बाद फिर चंद्रमा की महादशा आएगी, फिर मंगल की महादशा आएगी, उसके बाद राहु की महादशा आएगी, उसके बाद बृहस्पति की महादशा आएगी, बृहस्पति के बाद आपकी शनि की महादशा आएगी, शनि की महादशा के बाद बुध की महादशा आएगी और फिर केतु। तो इस तरह से भी पूरा साइकिल चलता है, ठीक है। और जिसकी कुंडली में जो सबसे फेवरेबल प्लैनेट हैं, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे इनके इस कुंडली में सबसे इष्ट देव आप कह सकते हैं शनि हो गए, शुक्र हो गए और बुध हो गए। तो इन तीनों में से किसी की भी महादशा आ जाए तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा समय होता है। वो कहते हैं ना कि वो इंसान उसने पानी का बिजनेस शुरू कर दिया तो वो पानी से कमाने लगा, मिट्टी का बिजनेस शुरू कर दिया तो मिट्टी का बिजनेस, मतलब जो चाहे वो फेवरेबल समय आ जाता है। फिर अंतरदशा, सेम यही साइकिल जो मैंने आपको बताया उसी में उसकी अंतरदशा चलते हैं। बाकी का डिटेल वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं इनकी कुंडली में जो दाम्पत्य जीवन है वो जो 4 नंबर लिखा हुआ है वो घर बनता है इनका दाम्पत्य जीवन का। और इसके स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा बैठे हुए हैं 2 नंबर, जहाँ पे ये पंचम भाव होगा लग्न से, चंद्रमा वहाँ बैठे हैं। तो बहुत हद तक इनका उम्मीद दाम्पत्य और ये लव अफेयर का भी, जो लव मैरिज का कहें या फिर लव अफेयर्स का कहें, मैरिज तो दूसरा चीज़ हो गया, लव अफेयर्स का भी घर होता है यही जो 2 नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए, शादी का स्वामी लव अफेयर में बैठ गया, मतलब कि इनकी शादी या तो प्रेम विवाह हो सकता है या प्रेम विवाह का होने का 80% चांस बनता है। और चूंकि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि चंद्रमा का स्वभाव है घटना बढ़ना। तो और ये 2 नंबर जो जहाँ लिखा हुआ है वो वहाँ पे वो उच्च के हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी लड़की से इनका आप कह सकते हैं लव अफेयर होगा और उन्हीं से ये शादी करेंगे। इनकी महादशा के हिसाब से इनकी शादी जो है वो 2022 दिसंबर होती है और 2022 दिसंबर में इनकी शादी मोस्ट प्रोबेबली 80% चांस है कि दिसंबर में या तो वहाँ पे हो जाएगी या तो वहाँ से बात होना शुरू होगा और 2023 मार्च आते आते, मार्च अप्रैल में आते आते तक उनकी शादी हो जाएगी। इसी के साथ एक बार हम नवमांस कुंडली को भी देख लेते हैं। देखिए, नवमांस कुंडली क्या होती है? नवमांस कुंडली मतलब आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसी को बाइफर्केट करके, उस जैसे हम लोग डायग्नोस, जैसे आप किसी भी चीज़ को और बारीकी से जानना, किसी भी चीज़ को और अगर माइक्रो लेवल पे अगर देखा जाए तो बनती है नवमांस कुंडली। दाम्पत्य जीवन को अगर बारीक लेवल पे देखना है, माइक्रो लेवल पे देखना है तो नवमांस कुंडली को भी देखना चाहिए। अगर आप सिर्फ लग्न कुंडली से देख करके अगर फलादेश कर दे रहे हैं तो उसमें इफ एंड बट आने का चांसेस बनता है। तो ये उनकी नवमांस कुंडली है। ये इसके लग्न के स्वामी होते हैं बुध। 3 नंबर जो लिखा हुआ है वो बनता है आपका मिथुन राशि, और मिथुन राशि और जो शादी का घर बनता है वो 9 नंबर बनता है। तो 9 नंबर बन गया आपका धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु अपने से दूसरे घर में चल गए हैं, अष्टम भाव में। वैसे ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक घर आगे चले गए हैं, मतलब द्वादश में, मतलब वहाँ से एक घर आगे बढ़ गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। लेकिन यहाँ पे 10 नंबर जो है ये शनि का हो जाता है, और शनि अपने घर से एक घर आगे चले गए हैं। वैसे वो 10 नंबर जो है वो शनि का घर है, और 11 नंबर जो है वो भी शनि का घर है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है, इससे निकाला जा सकता है कि शादी इनकी थोड़ी लेट होने की संभावना बनती है।
जैसे मैंने बोला कि इनकी दिसंबर 2022 में बनती है, तो उस समय तक इनकी उम्र लगभग 32-33 साल हो जाएगी। तो थोड़ा-सा डिले हो गया शादी में। और दूसरा एक कि मंगल जो है यहाँ पे वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ। चतुर्थ भाव मतलब लग्न से चौथा घर, 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे, वो इनको मांगलिक बना देता है, ठीक है। तो वहाँ से ये भी एक कारण है शादी में डिले होने का। लेकिन आपको मैं बता दूं 28 साल के बाद मांगलिक दोष उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देता। तो जो भी लोग मांगलिक हैं, अगर चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं या फिर लग्न कुंडली से मांगलिक हैं या चलित कुंडली में मंगल अपना घर बदल ले रहे हैं, तो उतना ज़्यादा मांगलिक का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी किसी भी, अगर आप अपनी पुत्री का या पुत्र का अगर विवाह करने जा रहे हैं तो कुंडली को ज़रूर मिलाएं। क्योंकि कुंडली तो एक चीज़ होती है, लेकिन उसके अलग साथ ही साथ कुंडली मिलान बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उसमें नाड़ी दोष, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लड ग्रुप बोलते हैं, आप देखे होंगे वेस्टर्न कल्चर में वो ब्लड ग्रुप मैच कराते हैं। अगर ओ पॉजिटिव हो तो ओ पॉजिटिव की शादी ओ पॉजिटिव से नहीं कराते हैं। उसी को हम लोग शास्त्र में नाड़ी दोष बोलते हैं। मतलब 3 तरह की नाड़ी होती है, 3 तरह की नाड़ी होती है, आदि, अंत और मध्य। तो अगर किसी का नाड़ी अंत है तो उसकी शादी अंत से नहीं होती, वो मध्य से शादी कर सकता है, वो आदि से शादी कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि संतति उत्पन्न होने में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए कुंडली ज़रूर मिलाएं और कुंडली मिला करके विवाह करें, या किसी भी, आप खुद भी इसको समझें और इसको देख करके अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिससे आप बच जाएंगे। बाकी आप वीडियो आप पूरा देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है और इसमें कैसे सुधारा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।